Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic causes of acquisition और why make an acquisition. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस फर्म्स हैं वो एक्विजिशन को फोकस क्यों करती हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहते हैं, क्या कॉजेज रहते हैं, क्यों फर्म्स एक्विजिशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं. Whenever we are talking about the acquisition, then a company is acquiring the assets of the other companies. और इसके पीछे वेरियस रीजंस रहते हैं. क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल है, डाइवर्सिफिकेशन है, ग्रेटर मार्केट शेयर है, इंक्रीज्ड सिनर्जी है, कॉस्ट रिडक्शन है, न्यू नीश ऑफरिंग है. ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे ये कॉजेज हो सकते हैं जिनको फोकस करते हुए एक्विजिशन को फॉलो किया जाता है. तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में. क्या क्या पॉइंट्स है, पहले पॉइंट की बात करते हैं. दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एज अ वे टू एंटर अ फॉरेन मार्केट. सपोज करिए कि कोई एक डोमेस्टिक कंपनी है जो लोकल लेवल पर वर्कआउट कर रही है, जो एक पर्टिकुलर होम कंट्री में वर्क कर रही है. अब उसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसे, पहले उसे उस पर्टिकुलर कंट्री में लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होंगी, उसके साथ उसे सारे रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे, फिर वो अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट करेगी और बहुत सारे प्रोसीजर हैं, वो सारे प्रोसेस उसे कंप्लीट करने पड़ेंगे. तो इससे बेटर और इजी वे क्या रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अगर दूसरी कंट्री के अंदर अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करना चाहती है तो उस कंट्री में ऑपरेट करने वाली किसी एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्वायर कर ले और एक्वायर करके वो इजीएस्ट वे में फॉरेन मार्केट में एंटर कर जाती है. तो ये एक सबसे बड़ा रीजन भी रहता है एक्विजिशन के पीछे, फॉरेन मार्केट में एंटर करना. जिस बिजनेस को उसने परचेज किया है उसका अपना खुद के पर्सनल्स होंगे, उसका अपना खुद का एक ब्रांड नेम होगा, उसकी खुद की अपनी इंटेंजिबल एसेट्स होंगी और इनके बेसिस पर जो एक्वायरिंग कंपनी है वो नए मार्केट में और वो भी फॉरेन मार्केट में एक सॉलिड बेस के साथ में प्रॉपर स्टार्टिंग को फोकस करती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज एज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी. ग्रोथ स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ यहां पर, अगर कोई कंपनी प्लान कर रही है अपने मार्केट ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने का, यानी कि वो मूव करना चाहती है फ्रॉम वन मार्केट टू द अनदर मार्केट. अभी वो एक स्टेट में ऑपरेट कर रही है, अब वो दूसरी स्टेट में ऑपरेट करना चाहती है, तीसरी स्टेट में ऑपरेट करना चाहती है और इस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए ग्रो करना चाहती है. तो क्या करेगी वो इसके लिए वो सर्च करेगी ऐसी फर्म्स को जो ऑलरेडी उन मार्केट्स में ऑपरेशनल सिचुएशन में होती हैं और प्रॉपरली मार्केट में वर्किंग में रहती हैं. तो क्या करेगी फर्म, उन फर्म्स को एक्वायर कर लेगी जिस मार्केट में वो ऑपरेट करने का मन बना रही है, अपना वहां एक्सपेंड करना चाह रही है, उस मार्केट में ऑपरेट करने वाली फर्म को वो एक्वायर कर लेगी. इस तरह से बहुत कम एफर्ट किए हुए वो अपने ऑपरेशंस को डिफरेंट मार्केट्स में एक्सपेंड कर लेती है और ग्रोथ स्ट्रेटजी को कैप्चर कर लेती है और ग्रोथ स्ट्रेटजी के बेसिस पर अपने आप को आगे बढ़ाती चली जाती है. तो ये बहुत सरल तरीका हो गया उसके पास, इजी वे हो गया, जिसके बेसिस पर क्या करा उसने दूसरे मार्केट्स में जहां वो एक्सपेंड करने का प्लान कर रही थी उसमें वर्क करने वाली फर्म्स को उसने एक्वायर कर लिया, उनको परचेज कर लिया और उसके बेसिस पर अपनी मैक्सिमम अप्रोच वहां पर उसने क्रिएट कर ली, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम एफर्ट्स में. तो दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑल्सो. ग्रोथ को पॉसिबल करने के लिए भी फर्म्स एक्विजिशन को फोकस करती हैं. द नेक्स्ट कॉज इज इंप्रूवमेंट इन टारगेट्स परफॉर्मेंस. ये एक अलग टाइप का एक्विजिशन होता है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जिसको हम बेल आउट एक्विजिशन का नाम देते हैं. और इसका पर्पस क्या होता है, यहाँ जो एक्वायरिंग कंपनी है वो टारगेट कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में हाई लेवल पर इन्वॉल्व हो जाती है. इसका जो पर्पस होता है वो सिनर्जीज को यूज करना नहीं होता है, क्योंकि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जब दो बिजनेस फर्म, एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म को एक्वायर करती है तो सिनर्जीज का बेनिफिट लेने के लिए वो ऐसा फॉलो करती है. लेकिन इस कॉन्सेप्ट में वो सिनर्जीज के लिए दूसरी फर्म को एक्वायर नहीं कर रही है, बल्कि जब वो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है,
वो एक लूजिंग सिचुएशन में होती है, तो क्या करती है, जो एक्वायरिंग कंपनी है वो उसको परचेज कर लेती है और परचेज करने के बाद वो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर हाई वे में फोकस करती है और इस बेसिस पर जो उसकी कमियां हैं उनको दूर करते हुए उसे लूजिंग सिचुएशन से प्रॉफिटिंग सिचुएशन में कन्वर्ट करने के लिए अपने एफर्ट्स करती रहती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जो लूजिंग सिचुएशन में फर्म होती है उसको वो कम रेट में परचेज कर लेती है और फिर वहां पर अपने कंप्लीट एफर्ट्स करते हुए उसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करती है। और ये मोस्टली क्या होता है, जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में इस पर्टिकुलर पर्पज के बेसिस पर एक्विजिशन को मैक्सिमम लेवल तक फोकस किया जाता है, क्योंकि ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अपने टारगेट से हाई प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट करते हैं और इसी वजह से ये इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। वीकर यूनिट्स को सर्च करते हैं, वहाँ अपना पैसा लगाते हैं, उनको एक्वायर कर लेते हैं और फिर उनके डेली एक्टिविटीज़ को हाई लेवल पर फोकस करते हुए उनको प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी एक कॉज रहता है जिसकी वजह से एक्विजिशन को फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज रिमूव डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को रिमूव करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। व्हेन एवर एनी ऑफ द कंपनी इज एक्वायर्ड देन इट विल हैव सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट द एक्वायरर ऑलरेडी हैज। भाई ये कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, एक्वायरिंग कंपनी ने टारगेट कंपनी को परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, जो दोनों की तरफ से परफॉर्म किए जा रहे होंगे। तो इससे एक्टिविटीज का क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। और जब डुप्लीकेट वे में एक्टिविटीज को फॉलो किया जाएगा तो उस केस में जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो एक्वायरर है वो इस डुप्लीकेशन से छुटकारा पाना चाहता है और छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा, वो एक एक्टिविटी जो टारगेट कंपनी है, टारगेट कंपनी के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाली इस एक्टिविटी को बिल्कुल फिनिश कर देगा और अपनी एक्टिविटी से कनेक्ट कर देगा। तो फंक्शन जो डबल वे में फंक्शंस फॉलो किए जा रहे थे उसमें से एक फंक्शन को कट करते हुए, यानी कि टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस फंक्शन को कट करते हुए उसे एक्वायरिंग कंपनी के फंक्शन से अटैच कर दिया जाएगा। तो यह डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा और डुप्लीकेशन खत्म होने से क्या होगा फायदा, जो टारगेट कंपनी है उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और जब टारगेट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो एक्वायरिंग कंपनी है जिसने उसको परचेस किया है उसका कंसोलिडेटेड वे में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, टारगेट कंपनी के साथ साथ उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अपने डुप्लीकेशन को रिमूव करते हुए जो एक्वायरिंग कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज लेवल तक ले जाती है। द नेक्स्ट कॉज इज एक्वायर एक्सपर्टाइज एंड टेक्नोलॉजी। सबसे बिगेस्ट रीजन तो ये भी रहता है अपने आप में, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रीजन है। जब हम उस पर्टिकुलर टाइम की बात करें जहां एक कंपनी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहती है और उसके अकॉर्डिंग उस टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्टाइज हैं, जो एक्सपर्ट पर्सन्स हैं, उनको भी उसे क्या करना पड़ेगा, उनको भी उसे परचेज करना पड़ेगा। तो जब कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी को परचेज करना चाहती है और एक्सपर्टाइज को परचेज करना चाहती है तो ये क्या होगा, उसके लिए बहुत कॉस्टली रहेगा, क्योंकि पहले उसे परचेज करेगी, उसके अकॉर्डिंग वो सारे अरेंजमेंट्स को फोकस करेगी, पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाएगी, तो इट इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर द कंपनी। अब कंपनी क्या करती है, जब उसे नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होती है तो वो एक ऐसी कंपनी को सर्च करती है जिसके पास ऑलरेडी न्यू टेक्नोलॉजी का होल्ड होता है और उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है उसका भी होल्ड उसके पास रहता है। और अब क्या करेगी वो कंपनी, उस पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर कर लेगी। तो जब वो उस कंपनी को एक्वायर कर लेगी तो ऑटोमेटिकली जो न्यू टेक्नोलॉजी है और जो एक्सपर्टाइज है वो उसके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और ये क्या होती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है। So whenever we are talking about the acquisition, so in order to get hold of new technology and expertise of the target company, he is going for it. तो इसे खुद से डेवलप करने की जगह वो टारगेट कंपनी को परचेज कर लेती है जो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी में और इस एक्सपर्टाइज में इन्वॉल्व है। जब हम बात करते हैं मार्केट की तो इसमें जो बिग कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं वो इसके लिए एक सेपरेट बजट डिसाइड करते हैं जिससे कि वो इस टाइप के एक्विजिशन को फोकस कर सके। यानी मार्केट में जब उन्हें कोई नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पर टारगेट कंपनी दिखाई दे तो वो उसको एक्वायर कर सके, इसके लिए वो एक सेपरेट बजट भी डिसाइड करके चलते हैं। दे एक्वायर
smaller players new, and then when they see a new piece of technology being developed by them. एक जब उन्हें लगता है कोई नया प्लेयर है मार्केट के अंदर जिसने एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है या फिर उस नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पर प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो ये क्या करते हैं, उस स्मॉलर प्लेयर को एक्वायर कर लेते हैं और उसे एक्वायर करके उसके द्वारा यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी को भी और उसके एक्सपर्टाइज को भी एक्वायर कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो डिफरेंट पर्पजेज अपने कंप्लीट करते हैं, जैसे टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ सच ऑफ द टेक्नोलॉजी एट अ लार्ज स्केल। इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो क्या करते हैं, अपने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर या कंपटीशन को क्रिएट होने से बचाने के लिए या प्रिवेंशन को फॉलो करने के लिए कॉम्पिटिटर से भी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फोकस किया जाता है, और इसके साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में नई टेक्नोलॉजी को ऐड करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इस कॉज को ध्यान में रखते हुए एक्विजिशन को फोकस करती हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एक्विजिशन, दैट इज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब एक कंपनी मार्केट में डिफरेंट कंपनीज को एक्वायर कर लेती है, या मैं कहूँ एक बिग कंपनी जब स्मॉलर कंपनीज को, डिफरेंट टाइप की स्मॉलर कंपनीज है मार्केट के अंदर, और उनको एक्वायर कर लेती है, तो ये उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका एडवांटेज उसे मिलता है, जैसे वो अपनी इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि जो लार्ज कंपनीज हैं उनको बल्क में परचेज करने की वजह से ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, और क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, अब उसका प्रोडक्शन का जो स्केल है वो भी बढ़ चुका है, तो उसको ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होगी, और जब वो ज़्यादा रिसोर्सेज को परचेज करेगी लार्ज स्केल में, तो उसको डिस्काउंट भी बल्क में मिलेगा। तो इसको क्या होगा, जो कॉस्ट पर यूनिट है उसकी लगातार रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये उस पर्टिकुलर केस में बेनिफिशियल है जहां स्मॉलर प्लेयर्स के प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो उस केस में जो बिग कंपनी है वो स्मॉलर कंपनीज को एक्वायर करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेती है और उसके बेसिस पर अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज लेवल तक ले जाती है। ओके, एंड द लास्ट कॉज इज टू रिड्यूस एक्सेस कैपेसिटी एंड डिक्रीज कंपटीशन। एक्सेस यानी कि जब मार्केट में प्लेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कैपेसिटी यानी कि जो सप्लाई होगी मार्केट में वो एक्सेस में होगी, और उसकी वजह से उनके बीच में कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो इस एक्सेस कैपेसिटी को रिड्यूस करने के लिए और कंपटीशन को डिक्रीज करने के लिए भी एक्विजिशन को फोकस किया जाता है। तो जो लार्जर कंपनीज होती हैं वो स्मॉलर कंपनीज को लगातार एक्वायर करती रहती हैं, और एक्वायर करने से क्या होगा, जो एक्सेस कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से कंपटीशन भी लगातार एलिमिनेट होता चला जाता है, और जो फर्म्स हैं वो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव वे में एफर्ट्स को फोकस करने में सक्सेसफुल हो पाती हैं। तो ये भी एक रीजन रहता है, एक कॉज रहता है जिसकी वजह से एक्विजिशन को फोकस किया जाता है। ओके, थैंक यू।